Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 10, Chapter 1, 1.5 Equilibrium of Bodies. Now first of all we have to study here what is equilibrium. So equilibrium means equal, मतलब कि सारी जगह से वो इक्वल है. यहाँ पर फोर्स की बात तो बाद में आती है, बट यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ का मीनिंग है वो हमें फोर्स के मैनर में लेना है. कि सपोज के वी नो दैट कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कि ये मार्कर पेन है, क्लियर. इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ, सो दैट विल मूव अवे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्लियर. बट सेम अगर ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को मैं जितना डाउनवर्ड, जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करूँगा, सेम बट दे आर ऑपोजिट, देन दिस पेन विल नॉट मूव, क्लियर. सो इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम कभी भी एक फोर्स से एक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए दो या दो से ज़्यादा फोर्स चाहिए ही चाहिए. So equilibrium of bodies, that is the meaning by the force. If more than two or many more forces are act on the body and body still on the rest or still moving with uniform motion, so we can call it as that body is in equilibrium state, clear. So definition of equilibrium definition is when number of forces meaning two or more forces act on a rigid body such that the state does not move, means more number of forces applied on the body, on the rigid body, even if it doesn't move or moving body continue its uniform motion, then that body we call it as equilibrium state, clear. So this is the definition of equilibrium. Now types of equilibrium. So types of equilibrium, so how many types are there? So first type, that is static equilibrium, and second is dynamic equilibrium, okay. So there is two type of equilibrium. So in static equilibrium, whenever body is at rest or in equilibrium when two or more forces are applied. So body is at rest when two or more forces will be applied, then that state, that is called static equilibrium, because in this state there is no motion in that object, clear. इस फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो सपोज कि हम लोग कोई भी एक बुक का एग्जांपल ले सकते हैं. कोई एक बुक है ऐसे टेबल पे हमने रखी है, तो बुक रेस्ट पे है. अभी हमें पता है कि बुक का अपना एक वेट होता है दैट इज़ ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी बात कि उसका नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, क्लियर.
तो यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दोनों अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड है, फिर भी वो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर इसका हम लोग सेकंड एग्जांपल लें तो अ, कई बार हम लोग बाहर जाके अगर कोई चीज़ लेते हैं, उसको तोलते हैं, तो तोल में क्या रहता है कि यहाँ पर अ, दो ऐसे एक तोल रहता है, यहाँ पर दूसरा एक तोल रहता है, और उसको हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम करते हैं। यहाँ पर जितना भी हमने जो भी वेट रखेंगे, यहाँ पर हमने सामान रखा है, तो वो दोनों अगर सेम हुए, सेम लेवल पे हुए, दैट मीन्स इसका वेट इतना होगा, तो हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम करते हैं। कैसे इक्विलिब्रियम किया? तो सपोज कि इसका वेट बढ़ जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो इसका मोशन है, वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इसका रोटेशन अगर बढ़ गया, इसका वेट बढ़ गया, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स को इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ फोर्स में सपोज वेट हियर दैट इज W and weight here that is W1. So W is equal to W1, then this whole system is in equilibrium. अगर इसको मोर जनरलाइज वे में समझे या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स के वे में समझे, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेट, दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज W क्रॉस, here midpoint is O, let us we say here point is A and here point is B. So W cross cross OA perpendicular distance, this is for W, and for W1 that formula will become W1 cross OB. So this is anti-clockwise direction and this is clockwise direction, both are opposite direction. That's why whenever W is equal to W1, the static equilibrium is there. Clear? So this is static equilibrium. Now second, that is dynamic equilibrium. Means when body is in motion, when two or more forces applied and body will remain in its motion, that equilibrium is called dynamic equilibrium. Means यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सपोज के पहले एक मोशन से जा रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उस पर फोर्स लगने के बाद भी उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वही स्पीड से वो जा रहा है। फोर्स वहाँ यहाँ पर भी फोर्स टू और मोर फोर्सेज लगेंगे तो ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो मोशन वाला एग्जांपल ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ट्रेन में क्या रहता है कि जब ट्रेन जा रही है तो कंटिन्यूस उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है विच इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन का इंजन क्या करता है, उसके फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिससे कि दोनों फोर्स एक दूसरे का ऑपोज कर देते हैं और ट्रेन विल मूव इन कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? सो ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर दूसरा एग्जांपल ले, तो यहाँ पर हम लोग कई बार टीवी में भी देखा है पैराशूट का। अगर कोई पर्सन पैराशूट से नीचे आ रहा है तो उस पर भी दो फोर्स लग रहा है। सपोज के एक पर्सन है और उसके ऊपर यहाँ पर एक पैराशूट है, तो ये जो पैराशूट है उस पर अपवर्ड फोर्स, तो जो अपलिफ्टिंग हो रही है ड्यू टू एयर फोर्स, और इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वही स्पीड से वो नीचे आएगा, तो खेल ख़त्म हो जाएगा। क्लियर?
नाउ थर्ड, तो थर्ड वन इज एरोप्लेन। एरोप्लेन का अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो एरोप्लेन में क्या होगा कि एरोप्लेन एक मतलब कि अपलिफ्ट करता है। अब एरोप्लेन का वेट तो बहुत ज़्यादा है, वो उसको नीचे लाना ट्राई करेगा, बट एरोप्लेन का जो इंजन है वो उसको ऊपर ले जाएगा। तो एरोप्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसका इंजन, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एज अ रिजल्ट एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा। तो नाउ एरोप्लेन स्पीड इज कांस्टेंट टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये सभी इक्विलिब्रियम मोशंस है, इसीलिए उनको डायनेमिक इक्विलिब्रियम से हम लोग समझे। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन, मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम पढ़ा उसके कंडीशंस क्या है वो समझेंगे। नाउ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट कंडीशन, in this first condition, that is all equilibrium force on the rigid body should be zero, means the resultant of all translation force resultant should be zero ऑन रिजिड बॉडी। मतलब कि अगर हम लोग रिजिड बॉडी की बात करें तो सभी फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाने चाहिए उसका अगर रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। क्लियर? और दूसरा, ऑल मोमेंट ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो एज वेल। मोमेंट ऑफ फोर्स शुड बी जीरो, मतलब कि सपोज के एक फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट जितना फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी होंगे। ऑपोजिट होंगे तो अगेन resultant moment of forces are zero. So all moment of forces, but यहाँ पर हमें लिखना है resultant। clear? So this is the condition for equilibrium. ये translation force resultant should be zero and moment of forces resultant should be zero. clear? So thank you for today guys.